हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 8 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग। द हिंदू के रहेंगे। पहला टॉपिक होगा यूजीसी ने हाल ही में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। ये है क्या, ये पोर्टल के बारे में हम लोग डिटेल मैनर में समझेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा नीट से रिलेटेड है। नीट एग्ज़ाम से तमिलनाडु ने इसके खिलाफ बिल लेके आया जो टाइम टू टाइम लाते हैं। ये स्टोरी है क्या, पूरे डिटेल मैनर में समझते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा डीलिमिटेशन से है। काफ़ी पुराना टॉपिक भी हो गया बट कुछ न्यू एंगल्स ऐड हुए हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में यूजीसी ने एक रेगुलेशन जारी किया है, यूजीसी रेगुलेशन 2025। इसमें यह बताया गया है कि जो भी फॉरेन कंट्रीज से जो बच्चे लोग 12th करके आते हैं या फिर सपोज करो अपना कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे वो लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें या फिर अंडर ग्रेजुएशन करें, तो उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि उनकी जो भी डिग्री है या फिर जो भी उनका डिप्लोमा है वो इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं, क्या वो इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। वो सर्टिफिकेट अब यूजीसी उनको प्रोवाइड करेगा। तो यूजीसी के जो ये रेगुलेशन है इसके अंतर्गत फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2025 को पास किया गया है, जो कि NEP 2020 में भी बात किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी इसके बारे में बात किया गया है। सपोज़ करो कोई इंडिया का ओरिजिन बाहर जाता है अपनी मतलब कि उसके पेरेंट्स बाहर गए, वो उसने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसने अपना कंप्लीट किया अमेरिका में। अब वो अमेरिका से इंडिया आया। अब वो चाह रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है तो वहाँ पे एडमिशन हो सके, बट उसके पास जो उसकी 12th की डिग्री है वो यूएस की है। अब यहाँ पे वो एप्लीकेबल है कि नहीं इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। तो इस लड़के को पहले यूजीसी के इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यूजीसी अप्रूवल देगा। वो अप्रूवल एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होगा और ये सर्टिफिकेट लेके वो यूजीसी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने बताया, ये जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस है, ये जो पोर्टल है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो ये देखेगा जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है क्या इंडियन क्वालिफिकेशंस के बराबर है कि नहीं, क्या इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स है उसके नॉर्म्स को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो भी स्टूडेंट होगा वो हायर एजुकेशन, रिसर्च या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर यूजीसी का कोई पोस्ट निकला जैसे वाइस चांसलर हो गया, ठीक है, या फिर सपोज करो प्रोफेसर, टीचर, जो भी पोस्ट होगा वहाँ पे ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, वो ये सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा। अब डिटेल मैनर में समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यूजीसी क्या करेगा, जो भी फॉरेन से बच्चा आ रहा है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए उसको ये सर्टिफिकेट दे रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक लॉ के थ्रू आया होगा, तो यूजीसी एक्ट 1956 में ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो यूजीसी के पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है इसके अंदर उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए वो स्टूडेंट एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे ये सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा। बट कुछ यूनिवर्सिटी में वो अभी भी अप्लाई नहीं कर सकता, जैसे मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आर्किटेक्चर। मतलब क्यों इन सब में वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये सब की अपनी पर्सनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की तरह देखा जाए तो लॉ के लिए अपने लिए क्या है, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका अपना काउंसिल बॉडी है जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। मेडिकल के लिए भी सेम अलग है। तो जो बेसिक एजुकेशन होती है जैसे बीए, एमए एक्सेट्रा जो यूजीसी हैंडल करता है, इसमें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है, ना कि इन सब जगहों पे। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा, कहीं आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले तो। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, देखिए ये सब तो बात होगी बेसिक की, बट आजकल डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। तो यूजीसी ने बोला कि हम इससे भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्रीज से अपना सर्टिफिकेट हासिल किया है जो कि
यूजीसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, या फिर इंडिया के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है उसको नॉर्म्स को फुलफिल करता है, तो हम आपको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। बट कुछ अभी भी है, जैसे कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूजीसी ने उसको पहले ही अप्रूवल दे रखा है, या फिर यूजीसी के साथ पहले से उनका टाई अप चल रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट ड्यूअल डिग्री ले रहा है यूजीसी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ, उनको ये सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करने की ज़रूरत है अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। पहला तो जो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उस देश की, उस कंट्री की खुद की लॉ उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी मानती है कि नहीं, या फिर इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानती है कि नहीं, ये होना चाहिए। मतलब जिस कंट्री में आप गए हो उस कंट्री का खुद का वो खुद नहीं मान रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्यों आपको प्रोवाइड करेगा जब उस देश का ही कानून उसको यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट देने से मना कर दे रहा है। तो दूसरा, एंट्री लेवल में क्या होगा, आपको अपना क्रेडिट, थीसिस और इंटर्नशिप का रिपोर्ट देना होगा, जो कि ये लोग चेक करेंगे कि इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं। ऑफ शोर कैंपस, मतलब कि सपोज करो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने अपना भूटान में कोई ब्रांच ओपन कर दिया है। ठीक है, अगर हार्वर्ड को यूजीसी ने अप्रूवल दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका जो ब्रांच है भूटान में ओपन होगा तो उसको भी अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, अब स्कूल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है कि मिनिमम आपको 12th, मतलब कि 12 साल, मिनिमम 12 साल तक आपको अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। मतलब इंडिया में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कितने साल हो गए, 12 साल। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप कहीं पर भी पढ़ाई करें, बट आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल की एजुकेशन की बात की जा रही है, उसमें आपने कम से कम 12 साल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है कि नहीं, ये ज़रूरी है। अब ये पोर्टल की बात कर लेते हैं कि जो यूजीसी मेंटेन करेगा, इस पोर्टल पे आएंगे, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे फुलफिल करेंगे। देन एक स्टैंडिंग कमेटी इसे देखेगी जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स होगी, 10 दिन के अंदर बता देंगे आपको कि हाँ आप क्वालिफाइड है कि नहीं, और 15 दिन के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। आप उस पोर्टल पे जा करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब वो लोग जिन लोगों को जिनका जो ये अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया है, वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं अगेन। बट बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा है कि इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा जो वेरीफाई करेंगे, ये इस बार डिफरेंट यूजीसी की कमेटी बैठेगी। मतलब पहले जो कमेटी ने आपको रिजेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम वो कमेटी नहीं आ रही है, वो दूसरी कमेटी होगी जो आपका चेक करेगी कि क्या डॉक्यूमेंट सही में सही है कि नहीं। समझ रहे हैं, पहली बार में दूसरी, पहली कमेटी, सेकंड कमेटी, ये कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, दूसरी कमेटी बैठी हुई है वो आपकी हेल्प करेगी। अगर सपोज ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्सन ने अगर रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अगर उसके पास जाएगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके रिजेक्ट करने के। अभी जो सिस्टम चला आ रहा है इतने टाइम से, वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU, ये चेक करता था। बट प्रॉब्लम ये था कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कि ये रजिस्टर्ड बॉडी थी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर डिपार्टमेंट वर्क करता था। यूजीसी ने इसको हटा करके अब ये पावर अपने हाथों में ले लिया है। अब ये हैंडल करेगा कि किनको सर्टिफिकेट देना है कि नहीं। पर्पस क्या है, जैसे मैं बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात किया गया था, जो इंडियन एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो इंटरनेशनलाइज करना है इसको, कि हमारा जो एजुकेशन है वो ग्लोबल लेवल पे या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करता है। एम्स क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अभी तक क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, एक वेल स्ट्रक्चर्ड देखने के लिए नहीं मिल रहा था, फेयर सिस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए यूजीसी आया हुआ है। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आज के डेट में हो रहा है उसके साथ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको बराबरी पे लाने की कोशिश है। ठीक है, इन कंक्लूसिव चैप्टर ये डील कर रहा है नीट से, और तमिलनाडु टाइम टू टाइम इसके खिलाफ कई सारे बिल लेके आया है। इसके बारे में समझेंगे आज हम लोग। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, एजुकेशन। तो होता क्या है कि नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है कि बच्चे लोगों को मेडिकल सीट्स मिल सके।
जैसे कि एमबीबीएस में और बीडीएस में। इससे पहले क्या होता था, जब तक नीट नहीं आया था, एम्स अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी स्टेट की, वो अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था। प्राइवेट कॉलेज अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। तो बच्चे लोगों को एक तो इन सब का सिलेबस अलग हुआ करता था, इन सब का फॉर्म का पे करना अलग, कॉस्ट इनके ऊपर अलग से पड़ रहा था, और डिफ़िकल्टी लेवल भी सबका अपना अपना अलग अलग हुआ करता था। और कई बार देखा गया है कि ये जो दो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे डोनेशन के हेल्प से, या फिर आप बोल सकते हो नेपोटिज्म के हेल्प से एडमिशन्स हो रहे थे। तब नीट आता है, नीट आता है इस समय। शुरू से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल इसके खिलाफ रहे हैं। तमिलनाडु मेजर, क्यों? क्योंकि ये 2017 में इसके खिलाफ बिल लेके आते हैं, 2021 में इसके खिलाफ बिल लेके आते हैं। इनको, तमिलनाडु को ये प्रॉब्लम है कि जो नीट एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस फोकस है सीबीएसई पे, और जो तमिलनाडु के बच्चे हैं वो अपने वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो बुक्स होती है उसके हेल्प से पढ़ते हैं, यानी कि लोकल लैंग्वेज में स्टडीज़ होती हैं इनकी बेसिकली। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है नीट में एडमिशन पाना, इनका ये कहना है। तो राइटर कहते हैं, देखो आप कितने भी बिल पास करते रहे, जैसे कि इस बार इन्होंने जो बिल पास किया था ये प्रेसिडेंट के पास किया हुआ है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये इतने टाइम फ्रेम में इस बिल को ये साइन करके अपना एसेंट दे के या फिर अप्रूवल दे करके वापस स्टेट को भेजें। वैसे इनको अप्रूवल प्रेसिडेंट की क्यों चाहिए? जो एजुकेशन है ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें लॉस ला सकते हैं, बट इसमें अप्रूवल के लिए आपको प्रेसिडेंट का एसेट चाहिए, ठीक है, अप्रूवल चाहिए। तो राइटर बोलते हैं वो तो आपको मिलेगा नहीं, और ना ही प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग है कि ये इसको साइन करे ही करे। दूसरा बचता तमिलनाडु के पास जाना सुप्रीम कोर्ट में, जो कि टाइम टू टाइम गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हमेशा नीट को सपोर्ट किया कि एक फेयर एग्ज़ाम ये कंडक्ट कर रहा है, इस जो चला आ रहा है उसे चलते रहने दीजिए। यहाँ पे राइटर बोलते हैं तमिलनाडु को अपना फोकस बच्चों लोगों पे रखना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2024 में जब नीट का फॉर्म फिल हुआ तो लगभग 337 करोड़ रुपए का फॉर्म फिल हुआ। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, ठीक है। प्लस बच्चे लोग कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, उसका अलग पे कर रहे हैं, लाखों में पे होता है यहाँ पे तो, ठीक है। तो इन जो कॉस्ट है इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट देखे, अपने बच्चों को यहाँ पर उनकी हेल्प करे, अच्छा एजुकेशन उनको मिले, अच्छे कोचिंग सेंटर से ये लोग टाई अप करें, ठीक है, और वहाँ पे कम मिनिमम कॉस्ट में उनके बच्चों को नीट की तैयारी कराया जा सके। फिर बात की जाती है कि बाकी सारे जो डिफरेंस बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है लगभग 50,000 सीटें हैं आज की डेट में। जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 60,000 प्राइवेट कॉलेजेस के पास सीटें हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस के पास सीटें हैं। ये सीटें तो बच्चों को मिल जाती है जो लोग अच्छे रैंक्स के साथ नंबर लेके आते हैं। ये जो 60,000 सीटें हैं ये उन लोगों के पास जाती है जो कि थोड़े पैसे वाले होते हैं, जो करोड़ों में दे सकते हैं डोनेशन, उनको ये मिल जाती है। नीट में जो प्रॉब्लम्स है अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मेन फोकस है बच्चों का वो यहाँ है, यहाँ पर आज भी डोनेशन चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में। दूसरी प्रॉब्लम बात की जाती है कि आप दूसरे देश के मॉडल्स को अपना सकते हो, जैसे कि आप यूकैट, ये होता है आपका यूके में। फिर होता है एम कैट, ये आपका होता है यूएसए में। यहाँ पे मेजर फोकस होता है, पूरा फोकस होता है
हायर सेकेंडरी में आपके कितने नंबर थे, इस बेसिस पे आपको सीटें मिलती है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या दिया जा रहा है कि हायर एजुकेशन में आपके जो ग्रेड्स थे उस पर फोकस होता है इन लोगों का। और इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12th में पास होना चाहिए। मिनिमम क्या चाहिए, पास हो बस। कितने बार में पास हो किसी को कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप दे सकते हो। ठीक। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, एनटीए के खिलाफ कई बार हुआ है कि पेपर लीक, पिछले साल ही हुआ था, 2024 का एग्जांपल ले लेते हैं। पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए कई लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं कराया जाएगा। फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया, ग्रेस मार्क्स दिए। ठीक है, जिसके कारण 720 आउट ऑफ 720 कई लोगों को नंबर आए। समझ रहे, फुल नंबर मिल रहा है एग्ज़ाम्स में। तो ये प्रॉब्लम निकल करके सामने आ रही है। बट तमिलनाडु का मॉडल हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है। तमिलनाडु का मॉडल कई सारी चीज़ों के लिए काफ़ी सही माना गया है। अपने 1970s में ये लोग जो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करती थी उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे। उस इंटरव्यू के बेसिस पे ये लोग सीट देते थे बच्चों को। चलो यहाँ पर नेपोटिज्म हो सकता है, मतलब भेदभाव हो सकता है, डोनेशन दिया जा सकता है, घूस हो सकता है, करप्शन हो सकता है। तो 1983 में क्या किया इन लोगों ने, इसमें ऐड कर दिया कि 2/3 इंपॉर्टेंस मिलेगा किसको, आपके हायर सेकेंडरी में नंबर कितने हैं। ठीक है, ये नीट से पहले की कहानी है। फिर बाद में आनंद कृष्णा, ये कमेटी आती है तमिलनाडु की। ये बोलते हैं ये सबको हटाओ। ठीक है, हम भी जाएंगे यूके प्लस यूएस वाले मॉडल पे। पूरा इंपॉर्टेंस होगा हायर सेकेंडरी में बच्चा क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे इसको एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस की, मेडिकल सीट्स मिलेगी इसके। ठीक है, बट नीट आया, ये सब कुछ हटा दिया गया। तो ये थी पूरी स्टोरी।